शेयर कंपनियों पर फोकस करते हैं। पीएफसी, आरईसी, जब से ही कल अदानी की न्यूज़ आई थी उसके बाद दोनों ही स्टॉक्स में कल काफ़ी गिरावट दिखी थी, लेकिन आज बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि जो भी न्यूज़ अदानी को लेकर आई है उसका इम्पैक्ट दोनों ही कंपनियों पर नहीं दिखेगा। जो प्रोजेक्ट के बारे में अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगे हैं उसका कोई भी इम्पैक्ट दोनों ही कंपनियों पर नहीं लगेगा। आरईसी पर उन्होंने 653 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और पीएफसी पर 620 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और उनका मानना है कि कल जो गिरावट दिखी उसके बाद खरीदारी के मौके भी यहां पर बन सकते हैं। जतिन, क्या राय होगी पीएफसी और आरईसी पर? देखिए, दोनों ही कंपनीज का अगर जो मैं डेली चार्ट देखूं तो कंपैरेटिवली पीएफसी का चार्ट बेटर प्लेस्ड है एज कंपेयर टू आरईसी। पीएफसी में 40 वीक का जो एवरेज है उसको होल्ड किया है और आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने जो डेली मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पीएफसी का जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो बेटर है एज कंपेयर टू आरईसी। और हमें लगता है कि अगर जो पीएफसी में अगर जो कोई लॉन्ग ट्रेड करना चाहता है तो 455 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट 496 से लेके 500 के रहेंगे। प्रिफर्ड पिक आरईसी और पीएफसी में पीएफसी पे रहेगी। और कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। कंटेनर कॉर्प यानी कॉनकॉर पर ज़रा नज़र डॉलाते हैं और इसके साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं। कॉनकॉर में देखिए, अगर हम आज देखें तो लगभग 2.5% ऊपर यहाँ पर कॉनकॉर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखे कि 808 के स्तर के बाद से एक गिरावट जारी थी, लेकिन आज एक बार फिर जो है स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखें तो यह भी 2.5% ऊपर नजर आ रहा है। जतिन, बताइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कॉनकॉर, इन दोनों पर क्या राय होगी? सबसे पहले कॉनकॉर पर राय दीजिए। देखिए, अगर जो दोनों का ही मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं तो दोनों ही चार्ट्स में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अभी नेगेटिव है। लेकिन हमें लगता है कि अगर जो कॉनकॉर एक 810 का लेवल ऊपर में ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि उसमें ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है और प्रोबेबिलिटी हाई है कॉनकॉर का एक ट्रेंड रिवर्सल देखने की। उसके 2 रीज़न हैं कि कहीं न कहीं डेली चार्ट्स के ऊपर एक हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है और अगर जो मैं प्राइस वाइज़ देखूँ तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं आज का जो कैंडल है वो बहुत ही बुलिश कैंडल बन रहा है इन द केस ऑफ कॉनकॉर। हमें लगता है कि अगर जो कोई लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहता है तो इसमें कॉनकॉर में 770 का एक स्टॉप लॉस लगा के करंट स्तरों पे भी लॉन्ग किया जा सकता है और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 840 के। अगर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूँ तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें लगता है कहीं न कहीं अभी इसमें ट्रेंड जो है वो डाउन है अभी। लेकिन इसका जो रिवर्सल लेवल है वो अराउंड 68 के तकरीबन आता है। तो हमें लगता है कि कॉनकॉर या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में से अगर अगर जो एक मेरा प्रेफर्ड चॉइस रहेगा तो वो कॉनकॉर पे ही जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी लगता है कि साइडवेज रेंज हो सकता है। कॉनकॉर जो है वो ज़्यादा बेहतर यहाँ से संकेत मिलते हुए जतिन जी की राय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से दूर रहने की सलाह, इंतजार करना होगा 68 के स्तर का। इंडिया स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। करीब 8% की तेजी के साथ कारोबार यहां पर दिखा है। कंपनी को बीएसई और एनएसई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है रेमंड रियल्टी को डीमर्ज और अलग से लिस्ट करने के लिए। तो बड़ी खबर है, एक्सचेंजेस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला और इसी के चलते स्टॉक 8% ऊपर है। अवनी, क्या राय होगी रेमंड पर और आज की 8% की तेजी के बाद अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी, ये स्टॉक में भी खबर के तौर पर ये पुल बैक रैली जैसे नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी ये 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू हो सकता है करीबन 1560 से 1565 के लेवल तक। तो वहां पे एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए इसको और ऊपर जाने के लिए जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो काफी कम है। तो मेरे हिसाब से या तो 1560 के करीबन आए और वॉल्यूम अच्छा पिकअप हो तो ही ये आगे बढ़ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक दिन का इतना बड़ा जो मूव है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। ग्रेफाइट इंडिया
यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ बेस केस टारगेट 675 रुपए प्रति शेयर का दिया है और अपसाइड टारगेट 750 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और स्टॉक अभी 470 के आसपास है। तो अच्छा खासा अपसाइड जेफरीज इस स्टॉक में देखता है और इसी के चलते स्टॉक में करीब 2.5 से 3% की तेजी भी दिखी है। याद रखें, स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो अब तक होता था वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूज किए जाएंगे स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट इंडिया इलेक्ट्रोड्स बनाती है, तो इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, ऐसा जेफरीज का मानना है। बैलेंस शीट पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, डेट कम से कम लेवल पर है और कैश पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। तो फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है जेफरीज को, और इसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक 3% ऊपर। जतिन, क्या राय होगी ग्रेफाइट इंडिया और ग्रेफाइट के साथ साथ HEG, इस पर भी अपना नजरिया दीजिए। जतिन, अगर जो ग्रेफाइट अगर जो मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो हमें लगता है कि ग्रेफाइट में अभी भी आज का जो प्राइस एक्शन है वो कहीं ना कहीं अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग या तो बुलिश नहीं है। अगर जो डेली चार्ट्स पे मैं देखूँ तो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। तो हमें लगता है कि ग्रेफाइट में जरूर आज थोड़ा एक पुल बैक देखने मिला है, लेकिन वो हमें नहीं लगता कि ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे तब्दील होगा। मुझे लगता है इसका ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो अगर जो पुल बैक आता है अराउंड 485 490 के लेवल्स तक, अगर जो ये रैली आती है तो उसमें हमें लगता है कि वो जो सेल ऑन राइज की रणनीति से हमें एग्जिट करना चाहिए 485 से 490 के जोन में जब भी आता है। इसका ट्रेंड अभी भी वीक है। इसके लिए अगर जो कोई होल्ड कर रहा है तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि 465 460 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में जो पुल बैक आता है 485 490 के लेवल्स पर आता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये नज़रिया ग्रेफाइट इंडिया पर ब्रोकरेज रिपोर्ट और कंपनी का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है अगले कुछ साल के बीच में बढ़ते आगे। और शेयरों के सौदे ने भारत में जो शेयरों के सौदे के सेटलमेंट है उसमें भारत ने ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित किया है। T+0 सेटलमेंट की तरफ अब हमारे कदम बढ़ चुके हैं, ये कहना है CDSL के MD और CEO का। हमारे संवाददाता अनुराग शाह से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि युवा देश होने के नाते भारत में डीमैट खातों की तादाद में रिकॉर्ड ग्रोथ होगी। आप भी देखिए खास बातचीत। नए नियम लागू हो रहे थे एफएनओ के, जहां पर कई सारी जो सेबी की सख्ती की गई और जो डेली एक्सपायरी वगैरह हटा दिए गए, एक्सचेंजेस के द्वारा बंद कर दिए गए। तो इसको लेकर लागू होने से पहले जो डर था, चिंता थी, भय थी, वो सही कई सारी चीजें थी ब्रोकर्स के मन के अंदर। तो अब ये नए नियम लागू हो गए हैं, तो अभी तक किस तरह का फीडबैक आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो चिंता डर थी इसके ऊपर मैंने वहाँ एक दूसरे चैनल पे पूरा बताया था। चिंता डर का मेन पॉइंट ये था कि हमारे कई मेंबर्स हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने और पॉपुलराइज करने के लिए, इंक्लूडिंग द एक्सचेंजेस, उनको पॉपुलराइज करने के लिए हमने काफी मेहनत किया था, काफी समय दिया था और काफी स्टाफ रखे हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही काम हो जाता है। आज जो 100 जगह हमारे टर्मिनल्स चल रहे हैं या ब्रांचेज है, वहां पर स्टाफ रखे थे इन सब के लिए, और अगर वो ट्रांजेक्शन्स खत्म हो जाएंगी तो वो तो सारे बेकार हो जाएंगे ना। ये हम उनको कितने दिन तक झेलते रहेंगे? वो जो सेटअप है, वो जो एम्प्लॉइज कॉस्ट है, वो उसको भी तो आप कह रहे हैं कि ब्रोकर्स को बहुत नुकसान हो रहा है और होगा नए नियमों के बाद? हाँ, उस टर्म्स में। लेकिन मैंने जो आपको फिर कहा कि रेगुलेटर या सरकार का कंसर्न है कि समाज में कोई इस तरह का ये नहीं हो कि भाई वो लोग लॉस इनकर कर रहे हैं और रेगुलेटर क्या कर रहा है। तो उसमें तो हमने यही बोला था ना कि